हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। हमने जो है संविधान के बारे में डिटेल वे में स्टडी की थी और आज हम बात करेंगे कैसे संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, संविधान की मूल विधियां क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो हमारा संविधान पढ़ना वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अपने राइट्स यानी कि अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इस संविधान को बनाने में क्या क्या जो है चीज़ें बरती गई, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं संविधान से, संविधान के आर्टिकल्स से। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे संविधान की मूल संरचना और उसके विकास के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक इफेक्ट किया, प्रभावित किया, वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक और जो है चीज़ बताना चाहूँ, 1973 में मैं आपको एक पर्सन का नाम बताती हूँ, केशवानंद भारती। ठीक है, यहाँ लिखा भी हो, देखिए, केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया। तो ये क्या केस था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, माजरा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। ठीक है, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की, ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख को संशोधन करते हुए ये कहा ना कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध ये है कि इसके माध्यम से जो संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, समझने की जो है कोशिश करिए, जो संविधान का मूल ढांचा है, इस मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, एकमात्र ये प्रतिबंध है और अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद ना ये सिद्धांत जो है आज तक कायम है और जल्दीबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर ये अंकुश लगाने का भी कार्य करता है। ठीक है, ये जो केशवानंद भारती केरल राज्य है, इस मामले में जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो इस मामले में जो है मैं आपको बताऊं कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य चला था, तो इस मामले में जो है 68 दिन, ध्यान रखेंगे, 68 दिन तक सुनवाई हुई, तर्क वितर्क हुए, ठीक है, डिबेट हुई और 31 अक्टूबर 1972 से ये शुरू हुआ था और 23 मार्च 1973 को ये जाके खत्म हुआ। यानी कि 24 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 1973 में चीफ जस्टिस जो है सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने ये जो न्यायिक इतिहास है इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। देखिए, इसे रब कर देती हूं। तो संविधान संरचना के कुछ जो है मूलभूत तत्व हैं, ठीक है, जिसे जो है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो है, जो कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो है संविधान की सर्वोच्चता आएगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा आएगा। ठीक है, गणराज्यात्मक और जो है लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो भी ये मूल तत्व है, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये चीज है। अब देखिए, अब जो ये निर्णय लिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ये क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, इस निर्णय ने जो है ना संविधान के विकास में बहुत सहयोग दिया। देखिए, ये जो निर्णय आया, इससे क्या हुआ कि इस निर्णय के द्वारा संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्तियां है ना, उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई, लिमिटेशन लगा दी गई। ठीक है, कि ऐवे ही नहीं कोई आएगा और संविधान संशोधन करके चला जाएगा, उसके मूल ढांचे को ही बिल्कुल हिला देगा। तो इस चीज पे अंकुश लगा। दूसरी चीज, यह संविधान के किसी या फिर सभी भागों के संपूर्ण संशोधन जो है, यानी कि निर्धारित सीमाओं के अंदर की ही अनुमति देता है। ठीक है, तीसरी चीज, संविधान की जो मूल संरचना है या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले ना किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला जो है, कैसा फैसला होगा, अंतिम और सर्वमान्य फैसला होगा। और ये बात जो है तय हो गई थी केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य, इस बात से स्पष्ट हो गई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में जो है 1973 में निर्णय दिया। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, तो बाद के 4 दशकों में ना संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रख कर की गई, है ना। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सभी प्रयास सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए था कि क्या संसद की शक्ति संविधान की असीमित संशोधन करने की थी। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में इसको बताना चाहूं तो क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित या बदल सकती है, चाहे वो सभी मौलिक अधिकार छीन ही क्यों न ले। तो इसी चीज पे निर्णय आया था केशवानंद भारती का, है ना। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन है, और 368 में उसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की कोई सीमा नहीं थी। और इस अनुच्छेद में ना ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता, उसके धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेने से रोका जा सके, है ना। ये चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। यानी कि इस मूल संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है, उत्पादित हुआ है। ठीक है, विगत 3 दशकों के दौरान ना जो बुनियादी संरचना है, इनके सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली, और इस तरह ये देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते ना संविधान में संशोधन हुए हैं। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि जो सभी जीवंत संविधान, जो बहस है, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा, व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कोई मैटर है, उस पर जब तक तर्क वितर्क नहीं होगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा, है ना। तो बहस होनी भी जरूरी है, तर्क वितर्क भी होना जरूरी है, प्रतिस्पर्धा भी होना जरूरी है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में उसे कैसे जो है प्रयोग में लाया जा सकता है, ये भी जरूरी है। आगे 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया। अब एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन के संतुलन और भी ज्यादा मजबूत हुआ। ठीक है, और संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, निश्चय ही जो है ये पुष्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, 13 तो न्यायाधीश थे। कैसे फैसला कैसे आया, 7:6 के रेशियो में फैसला आया, जिसमें जो है 7 न्यायाधीश जो थे उन्होंने ये माना कि संसद जो है संविधान के किसी भाग में संशोधन उस हद तक कर सकती है जहां तक कि वो संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचों और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे। ठीक है, समझ गए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। संविधान की समीक्षा। अब देखिए 90 दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। सन 2000 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति किया, जिसका उद्देश्य ये था कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। ठीक है, और विपक्षी दल और अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। देखिए, आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन अगर गौर करने की बात देखा जाए तो आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया, ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। अब इससे ये पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब ऐसे कई और उदाहरण भी मौजूद हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रहती है। नौकरियों में, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या जो है कुल सीटों की कुल जो है संख्या के आधे से अधिक नहीं होने चाहिए। अब इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण की नीति का जो अंतर्गत है जो स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और ये फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने चाहिए। ठीक है,
और इस तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के लिए ना उपबंध में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं। ठीक है, और इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, अब ये सब टॉपिक आ रहा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। पहले मेरी विचारधारा है, समझ लीजिए। देखिए, हमारा भारत का जो संविधान है एक पवित्र और जीवंत दस्तावेज है। देखिए, इसमें जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल है, इसी के अनुसार तो देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। और इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनके क्रियान्वयन करके जो है भेदभाव रहित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो रही है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी गरिमापूर्ण जीवन जी सकने में सक्षम बनाने के लिए जो है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। किस वजह से? संविधान की वजह से ही। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जीवंत दस्तावेज का मतलब ये हुआ कि जो जड़ हो, अपरिवर्तनीय न हो, यानी कि परिस्थिति के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जा सके। यानी कि एक जीवित व्यक्ति की भांति जो स्वयं का अनुभव जो है सीख ले और स्वयं के आवश्यकता अनुसार सुधार करे, वही तो जीवंत होता है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जीवंत जो भी होता है वो उग सकता है, उगता है, जिसमें टूट फूट जो है होती है, और वह टूट फूट समाधान भी होता है। ठीक है, और यही अगर निर्जीव चीज़ है, ठीक है, नॉन लिविंग्स है, तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नया भी कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं, बस जो है वो अब अपनी उसी स्थिति में सड़ता रहता है। तो हमारा संविधान क्या हुआ? प्रगतिशील ही तो है, नमनीय ही तो है। तो नमनीयता ही तो जो है जीवंतता का प्रमाण है। आप देखिए, केशवानंद भारती केस क्या है? ये जो है संवैधानिक घोषणा, यानी कि जो प्रस्तावना है इसकी प्राण है ना। अब देखिए, भारत की हर राजनीतिक वो और जो है सामाजिक समस्या को हल करने की क्षमता जो है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें कठोरता भी है, ठीक है, और हर नागरिक को सुरक्षित रखने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात ना, सारे देश को, यानी कि संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने की, बांधने की एक सफल क्षमता है। ठीक है, और किसी भी जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो जो है किसी भी की गई गलती को सुधारने की भी इसमें क्षमता है। यानी कि मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान के समय की ज़रूरत के अनुसार इसके जो है अनुकूल संविधान परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए देखते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज माना गया है। इसका अर्थ क्या है मैंने अपने तरीके से तो बता दी है, लेकिन बुक की भी चीज़ें जाननी जरूरी है, इसे भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, एक जीवित प्राणी के क्या क्या लक्षण होते हैं। एक जीवित प्राणी की तरह ये जो दस्तावेज है समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। भाई, जब आपके सामने जो परिस्थिति पैदा होगी उसी के अनुसार तो कार्य करेंगे। जीवित प्राणी की तरह जो है ही ये अनुभव से सीखता है। और वास्तव में ना, ये उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान जो है अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन, बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण ना प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। और यही लोकतांत्रिक संविधान की असली मानदंड है। अब देखिए, लोकतंत्र में व्यावहारिकताएं, विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। तो कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो ना और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वही केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है। अब देखिए, पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति और संवैधानिक विकास के मामले में ना बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अब इस अध्याय में हम जो है उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। बात करेंगे अगर 1950 के संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों की, तो इस बारे में जो है बार बार चीज़ें सामने आई हैं और सबसे गंभीर प्रश्न जो है संसद की सर्वोच्चता का था,
है ना, था ना। तो संसद जो है लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त हो। ठीक है, और इसी प्रकार संविधान में सरकार के जो है अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसलिए ये अपेक्षा की जाती है, ठीक है, कि संसद की सर्वोच्चता जो है इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। और प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट और जनप्रतिनिधियों तक ही जो है सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का जो अर्थ है वो विकासशील संस्थाओं से है और उनके माध्यम से ही वह कार्य करता है और सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है न्यायपालिका का क्या योगदान है। भाई इसको भी देख लेते हैं। देखिए, न्यायपालिका और संसद ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक कड़ी हैं। ठीक है, और विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए। ठीक है, जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर जो सत्ताधारी होते हैं, ठीक है, वो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजातंत्र जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात पे भी देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान की सफलता जो है ना इन तनावों को सुलझा पाने में ही जो है निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर जो है नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। यानी कि संविधान जो है पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है ना। इस प्रकार मूल संरचना जो है न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। यानी कि न्यायपालिका ने ये जो अवधारणा विकसित की है कैसे की है। अब पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, यहीं पे जब ये क्वेश्चन रेज होता है तो यहीं पर आकर हमें जो है शब्द और भावना के बीच अंतर का पता चलता है। न्यायालय का क्या मानना था? न्यायालय का मानना ये था कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय ना हमें उसमें जो निहित अर्थ है, उसके अंदर जो समाहित अर्थ है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनसे की गई अपेक्षाएं हैं, ये महत्वपूर्ण होती है ना। और इसलिए ना न्यायालय ने जो संविधान की मूल संरचना है इस पर विशेष ध्यान दिया है। क्यों? क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। न्यायपालिका की तो देख चुके हैं, अब राजनीतिज्ञों की परिपक्वता देख लेते हैं। देखिए, ऊपर के अनुच्छेदों में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से 73 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा जो है ना इस पर पुनर्विचार कराने का प्रयास किया गया और जब ये सारे प्रयास विफल रहे यानी कि असफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल्स प्रकरण, ये क्या प्रकरण था इसको भी सुन लीजिए, 1980 में हुआ था और इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, इसके खंड जो है विधि सम्मत नहीं है, यानी कि इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है संविधान के आधारभूत लक्षण है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ और इस संशोधन को संविधान की मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि भाग 4 में 51 क में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के कर्तव्य को भी जोड़ा गया है ना। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया, ये सारी चीजें हुई। तो इस केस में जो है न्यायालय ने अपने पहले किए गए निर्णय को पुनः दोहराया और इसलिए ना केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशक बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
ठीक है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार और संसद ने भी ना मूल संरचना के जो है संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। यानी कि संविधान की समीक्षा से ये बात जो है चलती रही, लेकिन ये प्रक्रिया जो है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा जो है निर्धारित सीमाओं के परे नहीं की जा सकती। देखिए, संविधान का निर्माण करते समय ना, उस समय जो भारत के नेता थे, जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी, नेताओं और जनता की, ठीक है। नेहरू ने जो है स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था, ठीक है। ये कहा गया है ना कि जब सारे देश की जनता सो रही थी तो हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था रात के 12 बजे, है ना। और संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श यानी कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। और ये आदर्श जो है, ध्यान रखेंगे, ये आदर्श जो है आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। और यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी ना लोग संविधान का सम्मान करते हैं, उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने कारगर हैं। चलिए भाई, चैप्टर हुआ खत्म। आइए देखते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, बुनियादी संरचना में कौन कौन से तत्व निहित हैं, इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। और इन बहसों के चलते ना कोई बुराई नहीं है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद जो होते हैं लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं, ठीक है। इससे चीज़ें और ज़्यादा जो है अच्छी होती हैं, है ना। और साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व में भी जो है बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया है कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर न जाए। समझौतों और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती। अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफ़ी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नजरिए को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। और इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इन बातों को भलीभांति समझा है और इसी मर्यादित व्यवहार की जो है कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता जो है हमेशा चलती रहेगी। जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में ही रहता है। यानी कि लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो जनता की आज़ादी और खुशहाली होती है। यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा है। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? प्रश्न है, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही गलत का निशान लगाएं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला है, राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो ये जो है बिल्कुल सही है। अगला है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफ़ी हद तक बदल सकती है। तो बिल्कुल सही है ये भी। अगला, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। तो ये जो है गलत है, ये हमने अभी देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की भूमिका निभाते हैं और इस प्रक्रिया में ये कैसे शामिल होते हैं? पहला है मतदाता। देखिए, भारत में मतदाता कौन है? जनता है, और अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि का चुनाव करती हैं। और ये चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? मतदाता की राय को संसद और विधानसभा में पेश करते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रपति। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जो है इसमें जो है पुनर्विचार करने का इसमें अधिकार नहीं है।
अगला है राज्य की विधानसभाएं। देखिए, राज्य विधान पालिकाओं को जो है संविधान संशोधन के मामले में सीमित भूमिका है। कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक कि संसद में बिल पारित होने के बाद बिल आधे राज्यों की विधान पालिकाओं से पारित कराया जाता है। ये होता है संसद। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है संसद से ही शुरू होती है और संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी, जैसे कि देखिए संविधान आयोग हो गया या फिर कोई अन्य निकाय, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं होती। अगला है राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल कुछ नहीं करता भाई, इसकी संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं है। न्यायपालिका संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं निभाती, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन है और इस विवाद के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे इसके, इस विवाद के? इस विवाद का कारण क्या था? देखिए, आप सभी को पता है कि 1974 से 76 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए और इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल जो है संविधान में मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता था। इस संबंध में 38वां, 39वां, 42वां संविधान विशेष रूप से विवादास्पद रहा, ठीक है। और जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है। और जो है ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले हैं, यानी कि इसका ऑप्शन क जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों से के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता? तो क्या होगा इसका? देखिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को जो है नहीं सौंपी जा सकती, ठीक है। ये देखिए, नहीं सौंपी जा सकती है ना, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही व्याख्या को चिन्हित कीजिए और गलत वाक्य को सही करिए। देखिए, पहला कथन है, संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है। ये भाई सही है, इसमें कुछ करेक्शन करना ही नहीं है। ये भी सही है, इसमें भी कुछ करेक्शन नहीं करना। ये भी सही है, इसमें भी कुछ करेक्शन नहीं करना। और ये भी सही है, इसमें कुछ करेक्शन नहीं करना। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है दिया है, सन 2000 से 2003 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए और इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे? तो पहला निष्कर्ष तो ये निकलेगा, इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका की कोई ठोस हस्तक्षेप जो है नहीं किया गया, ठीक है। और जो है घ नंबर वाला सही होगा, इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था, ठीक है। 8वां नंबर ये है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विधायिका में किसी प्रस्ताव या फिर विधेयक को पारित करने के लिए सदन में क्या होता है, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं और अगर इन सदस्यों में ना कम से कम 124 जो है सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाता है। यानी कि 2 प्रकार के विशेष बहुमत हो सकते हैं। पहला, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या और सदन के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरी चीज, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या जो होती है मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की जो है 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और यदि किसी संविधान संशोधन में समर्थन के लिए अगर वोटिंग की जरूरत होती है तो 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। देखिए,
पहला तो ये है कि तकनीकी भाषा में संशोधन या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, पहली श्रेणी में तकनीकी भाषा में संशोधन या फिर प्रशासनिक संशोधन किया गया है जो प्रकृति का निर्णय है, ठीक है, यानी कि ये जो है संशोधन से संबंधित है। इसमें जो है तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है इसे, ठीक है। वास्तव में इसमें कोई विशेष उपबंध नहीं है ना। अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो उच्चतम जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति देखिए 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 15वां, है ना। और इसी प्रकार जो है वयस्क मताधिकार का जो है उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे जो है संविधान संशोधन हो गए। और जो है संविधान की व्याख्याएं भी इसमें आ सकती हैं। इसमें राजनीति में आम सहमति के माध्यम से संशोधन हो सकता है, विवादास्पद संशोधन भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती तो नगर जो है न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान के जो शेष खंड है इनमें संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। 368 में संविधान संशोधन है ही, ठीक है। और इस अनुच्छेद में जो है संविधान के संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके जो हैं संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। अब एक तरीके के अंतर्गत संसद के जो है दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है, और दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा कठोर है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए संसद में विशेष बहुमत और राज्य की विधान पालिकाओं की आधी संख्या जो है इनकी आवश्यकता होती है। और जब संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया संसद में शुरू होती है ना, तो संसद की जो है विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी इन सब का कोई काम नहीं होता, इनकी कोई भूमिकाएं नहीं होती। और अगर इसी प्रकार देखा जाए तो संसद और कुछ मामलों में ना राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात ये जो संशोधन है इनकी पुष्टि करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता भी नहीं होती, ठीक है। तो चैप्टर हुआ खत्म। कैसा लगा ये चैप्टर जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस। और चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1-2 बार वीडियो देखिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चैनल जो है आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा, और इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए और जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो जरूर से जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।